कमरे में सहमी सहमी सी बैठी हुई एक 17 साल की नई नवेली दुल्हन कोमल घूंघट में अपना मुंह छुपाए हुए, पर चेहरे पर खुशी की जगह एक अनजाना सा डर, आंखों में किसी अजनबी के प्रति दहशत की भावना। लगी नहीं रहा था कि आज ये पहली बार अपने ससुराल आई है। आंसू से सरोबार चेहरा लिए अपने अम्मा बाबा को रह रहकर याद कर रही थी। खुद को अजनबियों के बीच खुद भी अजनबी महसूस कर रही थी। बीच बीच में कोई औरत आती, उस पर कुछ ना कुछ बोलकर चली जाती। न जाने क्या हुआ है जो रोए जा रही है। क्या ये पहली लड़की है जो ससुराल आई है? अरे बहन, हम भी तो आए थे। 13 साल की उम्र रही होगी हमारी, और आते ही पूरा घर संभाल लिया। हमारी सास तो सिर पर चढ़ी बैठी रहती थी। मजाल है जो कोई हमारा चेहरा देख ले। पड़ोस की एक मोटी सी औरत हाथ नचाते हुए बोली। वो लड़की चुपचाप सुनती रही और रोती रही। चाची बाहर चलो, तुमको अम्मा बुला रही है। अच्छा रुको, आते हैं बिटिया। चलो बहन चलते हैं। ये तो ऐसे ही रोती रहेगी। बाप ने सामान तो कुछ दिया नहीं, बस रोती हुई लड़की विदा कर दी। पता नहीं किस भिखारी के यहाँ रिश्ता किया है पंडिताई ने। बस सूरत शकल की अच्छी है, धान पान सी तो है, फूंक मारी तो उड़ जाए। ठकुराइन बोली। अम्मा भाभी कितनी सुंदर सी है, देखो मैंने चेहरा भी देख लिया। तुम भी देखोगी तो यही कहोगी। ठकुराइन की लड़की थी शमा, उसे वो छुई मुई सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। और हाँ अम्मा, भाभी पढ़ी लिखी भी है, तो मैं इनके पास पढ़ने आऊंगी। पापा से कहकर मेरा ट्यूशन लगवा देना भाभी से। शमा चहकते हुए बोली। अरे अभी तो वो आई है, उसे आराम करने दे। आज ही ट्यूशन पढ़ेगी क्या? सारी औरतें शमा की बात सुनकर हंसने लगी। चाची चलो ना, अम्मा कब से बुला रही है। कोमल की ननंद सलोनी एक बार फिर से आवाज लगाते हुए आई। सारी औरतें चली गई। कोमल फिर से उस बात को याद करके रोने लगी। कोमल जब से अपने ससुराल आई है तब से लगातार रो रही है। कौन सी बात उसे परेशान कर रही है, आइए जाने। कोमल बैठी हुई अपनी सहेली की कही हुई बात याद कर रही है। उसे डर लग रहा है, कहीं वो बात सच हुई तो वो क्या करेगी। वो एक दिन पहले हुई अपनी शादी की यादों में खो जाती है। शादी में कोमल तैयार होके बैठी है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा उसके पास आ जाती है। कोमल तुझसे एक बात करनी है, समझ नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊं ये बात। निशा कश्मकश में थी। एक तरफ उसकी सबसे अच्छी सहेली की जिंदगी का सवाल था, दूसरी तरफ शादी टूटने का डर। वो क्या करे समझ नहीं पा रही थी। बोलना क्या बात है, तुझे मुझसे बात करने से पहले कभी इस तरह तो नहीं सोचना पड़ा। आज क्या बात है, कहीं तुझे मेरा दूल्हा तो पसंद नहीं आ गया। कोमल उसे छेड़ते हुए बोली। नहीं यार, अगर ऐसी बात होती तो मैं तुझसे पूछती ही नहीं, सीधे जीजा जी के साथ फेरे ले लेती। निशा बोली। तो क्या बात है बताना, क्या कोई और पसंद आ गया मेरी निशु को? कोमल मुस्कुराकर बोली। उसे बात की गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुन, बात थोड़ी सीरियस है, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। निशा उदास होकर बोली। क्या बात है निशु, तू मुझे डरा मत, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताना क्या हुआ। कोमल, मेरा भाई बारातियों की तरफ नाश्ता पहुंचाने गया था तो उसने देखा कि निशा बोलते बोलते चुप हो गई। बोलना निशा, देख ऐसे मत कर, तू तो जानती है मैं कितनी कमजोर हूँ इस मामले में। प्लीज बता, कुछ भी होगा मुझे मंजूर है। कोमल को घबराहट होने लगी। कोमल, जीजा जी बहुत ज्यादा शराब पिए हुए थे, उनको उल्टियां हो रही थी, कमरे में उनको लेटा दिया गया है। अब ठीक है। बाराती आपस में बातें कर रहे हैं कि इस अनपढ़ गवार को कितनी अच्छी लड़की मिल गई। लड़की की माँ बाप ने लड़की को कुएं में झोंक दिया। निशा ने सिर झुका लिया। कोमल ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। पर निशु, इन लोगों ने तो पापा को यही बताया था कि पढ़े लिखे हैं और अहमदाबाद में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई नशा नहीं करते। कोमल ने डूबती हुई आवाज में कहा। तुम्हारे ससुराल वालों ने झूठ बोला था कोमल। अंकल जी की गलती थी कि उन्होंने वहाँ के लोगों से कुछ नहीं पूछा। जो तुम्हारे ससुराल वालों ने कहा उसे मान लिया। निशा को कोमल की चिंता हो रही थी कि अब उसका क्या होगा। निशु, ये बात मम्मी पापा को तो पता नहीं है ना? कोमल ने अधीर होकर कहा। नहीं अभी नहीं, मेरे भाई ने मुझे बताया, मैंने सबसे पहले तुझे बताया है, अब अंकल आंटी को बताऊंगी। निशु, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना? कोमल ने कुछ फैसला करते हुए कहा।
हाँ, इसमें भी कोई शक है क्या तुझे? तो वादा कर, तू ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। अब जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे ही झेलना है। पापा मम्मी को क्यों परेशान करूं? तू मेरा साथ देगी ना? कोमल उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगी। नेशु कोमल को एकटक देख रही थी कि कैसी लड़की है ये, अपने माँ बाप को दुख न देने के लिए खुद को जीते जी नरक में झोंक रही है। ठीक है, नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। और कोमल से लिपटकर निशा फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे पर आहट सुनाई दी और कोमल अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ गई। कोमल ने जैसे ही आहट सुनी वो संभल कर बैठ गई। उसने देखा कि उसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे में आ रहा है। कोमल ने उन्हें सहारा देना चाहा तो उसके पति ने कहा, रहने दो, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन आज अपनी शादी की खुशी में मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दी। तुम नाराज मत होना, मैं शराब नहीं पीता। इतना कहते कहते वो बेसुध होकर सो गया। कोमल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। यह उसके वैवाहिक जीवन का प्रथम दिन था जिसकी शुरुआत आंसू से हुई थी। एक तरफ शराब का जाम उसके पति ने लगाया था, दूसरी तरफ आंसुओं का जाम कोमल ने, और दोनों ही होश खो गए थे। रात के 3 बजे होंगे। दरवाजे पर बड़ी देर से दस्तक हो रही थी। कोमल हड़बड़ाकर उठी। अभी 1 घंटा ही हुआ था उसकी आंख लगे हुए और इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी बड़ी ननंद आई थी। कोमल, उठो, जल्दी चलो, हमें काफ़ी दूर जाना है, पास में जगह नहीं मिलेगी। हमारा घर खेतों से बहुत दूर है। उसकी ननंद बोली। कहाँ जाना है दीदी इतनी रात को? कोमल हैरान होकर पूछने लगी। सोच को, और कहाँ? अब देर मत करो, तब तक मैं अम्मा और चाची को बुलाती हूँ। कोमल की ननंद उसे डांटते हुए बोली। कोमल शॉक्ड रह गई। क्या इस घर में शौचालय भी नहीं है? उसे रोज सुबह ऐसे ही कच्ची नींद में उठकर बाहर जाना पड़ेगा। मोहल्ले की सारी औरतें एक झुंड बनाकर खेतों की ओर चल दी। कोमल सबके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। पहली बार साड़ी पहनी थी, ऊपर से घूंघट, उससे अच्छे से चला नहीं जा रहा था। अरे, इतना धीरे धीरे चलोगी तो दोपहर तक पहुंच पाओगी बहुरिया, थोड़ा पैरों में ताकत लाओ। माँ बाप ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या तुम्हें? एक औरत बोली। कोमल थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगी, पर आदत ना होने से और घूंघट में होने के कारण उसका पैर साड़ी में फंस गया और खेत की मेड़ से खेत में गिर पड़ी। हे भगवान, इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता। अरे सोनिया, अपनी भाभी को अच्छे से चलना सिखाओ पहले। सारी औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ी। कोमल खेत से वापस आ गई। तब तक कोई भी नहीं जागा था। वो थोड़ी देर सुस्ताने बैठ गई। तभी अचानक घर में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कोमल को समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह घर में किस बात पर हंगामा हो रहा है, वो भी तब जब उसे आए हुए मात्र 1 दिन हुआ था। कोमल की बुआ सास और सास में झगड़ा हो रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी चेन तुमने ही ली है भाभी। तुम ही तो मेरे पास सोई थी रात में। सुबह मैं उठी तो चेन गायब थी। कोमल की बुआ सास चिल्ला रही थी। दीदी, आप ये कैसे कह सकती है? आप तो मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा रही है। मैंने आपकी चेन नहीं ली, भगवान कसम, कोमल की सास बोली। वो उनके सामने वैसे भी डरती थी क्योंकि उसकी ननद सबसे बड़ी थी घर में और बहुत तेज तर्रार भी। तुमने नहीं ली तो कहाँ गई? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? बहू तो अभी कल ही आई है कि वो चुरा लेगी, और सारे मेहमान तो दूसरे कमरे में थे। तो कहाँ गई चेन? हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। 10 तोले की चेन थी वो, तुम्हारे जीजा जी ने करवा चौथ पर मुझे लाकर दिया था। कभी पहनी है इतनी महंगी चेन? बुआ जी ताने देने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। ये शोर शराबा कोमल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके घर में ये सब बिल्कुल नहीं होता था। सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ रहते थे। वो धीरे से उठकर बुआ जी के पास आई और उनके पैर छूकर बोली, बुआ जी, मैं मदद करूं आपकी कुछ? कोमल विनम्रता पूर्वक बोली, अरे तुम कल की आई बहुरिया, मेरी क्या मदद करोगी? मेरी 10 तोले की चैन खो गई है, क्या तुम ढूंढ सकती हो? जाओ बैठो अपने कमरे में जाकर, परेशान ना करो हमें। जाओ जाओ, बड़ी आई मदद करने वाली, बुआ तुनक कर बोली। कोमल चुपचाप उठकर जाने लगी। अभी वो कल ही तो आई थी इस घर में, कैसे कुछ बोलती। अभी उसे किसी के नेचर के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अचानक उसकी नज़र बुआ के बालों में पड़ी।
उनके जूड़े में कुछ पीला सा झांक रहा था। बुआ जी, लाइए आपके बाल बांध दूं मैं, कल तो आप चली जाएंगी। कोमल ने डरते डरते कहा। उसे डर था कि बुआ जी फिर से उसको डांटना ना शुरू कर दे। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरा मन है तो बांध दे, बुआ मुस्कुराकर बोली। कोमल ने जैसे ही बुआ जी का जूड़ा खोला, जूड़े में फंसी हुई चैन नीचे आ गिरी। बुआ जी, ये देखिए चैन आपके बालों में थी, कोमल ने मुस्कुराकर कहा। अरे अरे, वाह बहुरिया वाह, जिसको मैं सारे घर में सुबह से ढूंढ रही थी वो मेरे ही बालों में फंसी हुई थी। शाबाश बहुरिया शाबाश, सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। बुआ जी के आशीर्वाद का सिलसिला लगातार जारी था। भाभी, मैं बिना मतलब तुमसे लड़ रही थी, बुरा मत मानना, बड़ी ननंद हूँ तुम्हारी। बुआ जी कोमल की सास के पास खड़ी होकर बोली। कोई बात नहीं दीदी, आपकी चैन मिल गई, बस बहुत है, मेरा क्या है, चोरी के इल्जाम से तो बच गई मैं। कोमल की सास ऊपरी मन से बोली, वरना उनका तो बस चल रहा था कि अपनी नंद को इस समय घर के बाहर कर दे, पर वो मन मसोच कर रह गई। बुआ जी बहुत बड़े परिवार में ब्याही थी, उनके पति एक बड़े अधिकारी है, बेटा भी वकील है। अक्सर कुछ ज़रूरत पड़ती तो यही मदद भी कर देती थी, बस स्वभाव की थोड़ा तेज थी। कम तो कोमल की सास भी नहीं थी, पर इस समय उनके घर में मेहमान थे, इसलिए कुछ कहने सुनने का माहौल नहीं था, इसलिए इस समय उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। आज कोमल की मुंह दिखाई होनी थी, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करना था। कोमल को उसकी ननंद तैयार करने लगी। कोमल को साड़ी बांधना बिल्कुल नहीं आता था, उसकी ननंद ने उसे साड़ी बांधना सिखाया, उसे अच्छे से तैयार किया। कोमल वैसे ही अच्छे नए नक्श की गोरी सी लड़की थी। मेकअप होने के बाद उसका रूप और निखर आया। शाम होते होते आस पड़ोस की औरतें आने लगी। सभी उसका चेहरा देखते ही कहती कि बहू बहुत सुंदर है। तभी एक औरत ने कहा कि ये बताओ पंडिताइन, तुम्हारी बहू केवल दिखने सुनने में अच्छी है कि कुछ गा बजा भी लेती है? कहीं तुम सजी सजाई गुड़िया तो नहीं उठा लाई जो केवल अलमारी में सजाने के लिए हो? उनकी बात सुनकर सारी औरतें साड़ी के पल्लू में मुंह दबाकर हंस पड़ी। अरे जीजी, हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुरिया सामने बैठी है, जांच परख लो, ठोक बजा लो अच्छे से, गाती है कि गूंगी है? कोमल की सास मुंह में पान दबाते हुए बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब आए हैं तो ज़रूर परखेंगे कि केवल किताबी पढ़ी है कि कुछ गाना बजाना भी सीखा है। चल बहुरिया शुरू हो जा, जो तेरी अम्मा ने सिखाया है, ढोलक मैं बजाती हूँ, तू गाना गा। कोमल को थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि उसने गाना अपनी नानी और मम्मी से सीखा था, लेकिन वो ढोलक नहीं बजा पाती थी। कोमल ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। पहला गाना जो उसने खुद बनाया था, सपनों से भी सुंदर मेरा संसार है, कितना प्यारा प्यारा मेरा घर द्वार है, सास मेरी देवी ससुर देवता है, एक मेरी माँ है दूजे पिता है, इनके ही चरणों में मेरा उद्धार है, सपनों से भी सुंदर मेरा संसार है। पूरा गाना खत्म होते होते सारी औरतें खुश होकर साथ साथ ताली बजाने लगी। वाह बहुरिया वाह, मज़ा आ गया, क्या गाना गाया है, सबका मान रख लिया तुमने, हर रिश्ते को सम्मान दिया है तुमने, शाबाश। ठकुराइन आजी उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली। बहुरिया, ये गाना तुमको किसने सिखाया है? हमको भी लिख देना, हम अपनी बिटिया को सिखाएंगे, वो भी सयानी हो रही है, 4 दिन बाद उसे भी ससुराल जाना ही है। पड़ोस की चाची ने कहा। चाची जी, ये गाना मैंने खुद बनाया है। कोमल सिर झुकाकर धीरे से बोली। तुमने बनाया है? सारी औरतों का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मोरी मैया, तुम तो बड़ी गुणवान हो, हम तो ऐसा वैसा ही समझ रहे थे तुमको, तुम तो छुपी रुस्तम हो। माँ बाप ने बढ़िया सिखा पढ़ाकर ससुराल भेजा है, कोई कमी नहीं है, सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। चाची और दूसरी औरतें कोमल को आशीर्वाद देने लगी। सब बहुत खुश थी। एक बात कहे पंडिताइन, कुछ पाई हो या ना पाई हो, लेकिन बहुरिया बहुत शानदार पाई हो। तुम्हारे लड़के इसके सामने कुछ नहीं है। ये इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और गुणवान, और कहाँ वो गली गली घूमने वाला लोफर। बुरा ना मानना, दोनों की जोड़ी नहीं बनती। पता नहीं क्या देखकर इसके माँ बाप ने तुम्हारे घर में शादी कर दी। अब ऐसा तो ना कहो तुम लोग, मेरे लड़के में क्या खराबी है? सुंदर है, हट्टा कट्टा नौजवान है, कमाता है, थोड़ा मिजाज का तेज है, तो क्या हुआ, शादी हो गई है, जिम्मेदारी आ गई है, सुधर जाएगा देखना। कोमल की सास से
अपने बेटे की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई तो ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, तुम तो बुरा मान गई पंडिताइन, हमें क्या, तुम्हारा लड़का तुम जानो। अभी तक तो जैसा था तुम लोग झेल लेती थी, अब ये बेचारी कैसे बर्दाश्त करेगी। हमें तो दया आती है इस पर। ठकुराइन आजी कहाँ पीछे रहने वाली थी, खरी खरी बात सुना दी कोमल की सास को। चलो बहन अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, बहुरिया अच्छे से रहना। सारी औरतें चली जाती है। इधर कोमल की सास की बड़बड़ शुरू हो जाती है। कोमल उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी बाहर से मारपीट की आवाज आती है। अरे दौड़ो दौड़ो, बचाओ उसको। कोमल के पति और पड़ोस के लड़के शुभम में मारपीट हो रही थी पैसों को लेकर। शुभम ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और वो वापस नहीं कर रहा था। मांगने पर उल्टा सीधा बोल रहा था उन्हें, हाँ बड़ा आया पैसे वाला, कल तक पैसे ना मिले तो समझ लेना मैं तेरा क्या हाल करूँगा। तू मुझे जानता नहीं अभी, समझा ना। कोमल के पति नशे में झूमते हुए बोले, हाँ हाँ जानता हूँ तुझे, एक नंबर का शराबी और लोफर है तू। किस्मत का धनी है कि तेरी शादी हो गई, नहीं तो मारा मारा फिरता इधर उधर, काम ना धाम, बस इधर उधर घूमना। शुभम बहुत मार खा गया था, इसलिए अब जो मन में आ रहा था बक रहा था। अच्छा मैं लोफर हूँ, शराबी हूँ, नकारा हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की। कोमल का पति अजय बोला और फिर उसे मारने लगा। बड़ी मुश्किल से उन दोनों को बड़े बुजुर्गों ने समझा बुझाकर छुड़ाया और उनके घर भेज दिया। कोमल अंदर आंगन में खड़ी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। उसे अपने पति से बहुत डर लगने लगा था। वो उनके सामने थर थर कांप रही। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही रहती थी। जब कोई काम होता तभी बाहर निकलती थी। उसे आए हुए 3 दिन हो चुके थे यहाँ। ये 3 दिन उसे 3 साल के बराबर लग रहे थे। वैसे तो कोमल के पति अजय कोमल को बहुत चाहते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता था और गुस्से में वो भूल जाते थे कि क्या सही है और क्या गलत। आज उसका अपने ससुराल में 8वां दिन था। घर के सारे मेहमान जा चुके थे, केवल कोमल की बड़ी ननद थी। आज कोमल की सास ने कोमल से पकौड़ी बनाने को कहा। कोमल की मम्मी मिट्टी के चूल्हे में बच्चों से खाना नहीं बनवाती थी। कभी गैस खत्म हो जाती तो मिट्टी के चूल्हे में वो खुद खाना बनाती। कोमल को चूल्हा जलाना नहीं आता था और उसके ससुराल में गैस थी ही नहीं। चूल्हा जलाने के चक्कर में उसकी आंखें धुएं से लाल हो गई और खांसते खांसते उसका दम फूल गया। तभी उसकी बड़ी ननद आ गई। उसने जब ये सब देखा तो उसे हटाकर खुद पकौड़ी बनाई, क्योंकि कोमल को वो बहुत मानती थी। आज कोमल सुबह से ही बहुत खुश थी, सारे घर में खुशी के मारे घूम रही थी। आज उसे बुलाने उसके पापा और भैया आने वाले थे। वो बार बार इस बात से खुश हो रही थी कि कल वो अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से मिलेगी। बार बार वो सबसे पूछती कि पापा कब तक पहुंचने वाले हैं। बहाने से किचन की खिड़की से बाहर की ओर झांक लेती कि कहीं आ तो नहीं रहे। सब लोग उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी सास कलेवी की तैयारी कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें मैदे की पूड़ी बेलने में और लोग गीत गाने में मगन थी। तभी एक औरत ने उसे बुलाकर कहा कि बहुरिया, जाते जाते वो गाना फिर से सुना दो। कोमल मुस्कुराने लगी और अपनी छोटी ननद सलोनी को ढोलक लाने को कहा। सलोनी ढोलक बहुत अच्छा बजाती थी। कोमल ने गाना शुरू किया। तभी बाहर से आवाज आई, पंडित जी, आपके समधी जी आ गए, जल्दी से आप बाहर आइए। कोमल इतना सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़कर किचन में घुस गई और वहाँ की खिड़की की झीरी से देखने लगी। सच में उसके पापा, भैया, मामा और उसकी बहन आई थी। वो सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी लोग वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने गए। कोमल भी थी वहाँ। उसके पति ने उससे कुछ कहा जिससे वो सोच में पड़ गई। कोमल, मैं एक बात कहूँ, अजय ने कहा। जी कहिए, कोमल ने डरते डरते कहा। उसे लगा कि वो गुस्से में उसे जाने से मना ना कर दे। मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अजय ने कह दिया। कोमल उनका चेहरा देखने लगी। अजय की आंखों में आंसू थे। कोमल उनका नया रूप देखकर हैरान रह गई। उसे उन पर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुरा दी। देखिए, इतने दिन बाद जा रहे हैं, कम से कम 1 महीना तो रहना ही पड़ेगा, फिर तो हम आ ही जाएंगे। तब तक आप अहमदाबाद चले जाइएगा ड्यूटी पर, कोमल ने उनको प्यार से समझाते हुए कहा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उसने ठान लिया कि अपने प्यार और व्यवहार से
वो उनकी शराब और गुस्से की आदत को छुड़वा देगी। रास्ते में घर तक कोमल और उसके पति एक साथ बैठे गाड़ी में गाना चल रहा था। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। अजय की आंखों में आंसू बह रहे थे। घूंघट के अंदर कोमल भी रो रही थी। उसके मन से उनके प्रति जो डर था वो निकल गया और जाते जाते उसे अपने पति से बहुत प्यार हो गया। कोमल की बहनें और भाई रास्ते भर उसके साथ हंसी मजाक करते हुए उसे परेशान करते रहे। ऐसे उसका घर आ गया। कोमल अपनी मम्मी से मिलकर बहुत रोई। पहली बार वो अपनी मम्मी से इतना दूर हुई थी। वैसे तो वो अपनी मौसी के घर पर हमेशा जाती आती रहती थी, लेकिन मौसी उसकी बहुत अच्छी थी, कोमल को बहुत मानती थी, इसलिए कोमल को अपनी मौसी के घर पर हमेशा अच्छा लगता था। कोमल अपने मायके में सबसे मिल भी नहीं पाई थी कि तीसरे ही दिन अजय आ गया। कोमल को विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि अजय मजाक कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। लेकिन जैसा अजय ने कहा था वैसे ही तीसरे दिन वो उसे बुलाने आ गए। घर में सभी लोग हैरान थे, बिना किसी सूचना के बुलाने के लिए कैसे आ गए। कोमल के ताऊजी थोड़ा सा नाराज भी थे और वो कोमल को ससुराल भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि अभी तक तो शादी की सारी रस्में पूरी भी नहीं हुई थी। परंतु अजय ने सबको बताया कि अभी वहाँ भी सारी रस्में अधूरी है, इसलिए अम्मा ने कोमल को बुलाने के लिए हमको अर्जेंट भेजा है। सभी लोग तैयार हो गए कोमल को भेजने के लिए। कोमल इतनी जल्दी ससुराल फिर से नहीं जाना चाहती थी। वो क्या करती, घर के बड़े लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, और वैसे भी अब उसका असली घर तो उसका ससुराल ही था। कोमल मायके से रो धोकर विदा हो गई। रास्ते में अजय ने उसको ये कहकर आश्चर्य में डाल दिया, डियर, तुमसे एक बात बतानी थी। अजय ने कोमल से कुछ सोचते हुए कहा, कहिए ना, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, आपका हक बनता है मुझ पर। कोमल मुस्कुरा दी। कोमल, बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अजय ने बात शुरू की। जी हाँ जनाब, मुझे पता है। कोमल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि अजय इतना रोमांटिक भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं तुमको अपने पास जल्दी से जल्दी बुला लूँ। मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात ना मानकर अपने दिल की बात मान ली और मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर चला गया। अब मुझे नहीं पता कि घर जाकर मेरे मम्मी पापा मुझसे क्या कहेंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना कोमल? नहीं तो मैं अकेला कैसे मम्मी पापा की डांट झेल पाऊंगा? अजय मुंह लटकाकर बोले। कोमल कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे अजय का प्यार खींच रहा था और ससुराल वालों की डांट का डर मना करने पर मजबूर कर रहा था। वो धर्म संकट में फंस गई थी। कहने को तो उसने अजय से हामी भर ली कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, पर जैसे जैसे उसका ससुराल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो चाह रही थी कि यह रास्ता कभी खत्म ना हो और उसकी ससुराल अभी ना आए। वो अपने सास ससुर को क्या कहेगी? अजय तो उसके प्रति अपने प्रेम के चलते उसे बुला लाए, पर लोग तो उसी को दोष देंगे कि बहुरिया से 2 दिन भी अपने घर में नहीं बीते कि अपने पति को बुला लिया। कितनी बेशरम लड़की है ये, कितने ताने सुनने को मिलेंगे। कोमल मन ही मन ये सब सोच रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि घर जाकर कोई बवाल ना हो। सांस ढल रही थी। गांव के किसान अपने हल बैल लेकर अपने घर जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके जानवर भी मस्ती चाल में झूमते हुए आ रहे थे। उनके गले में पड़ी हुई घंटियों की टनटन कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। घरों में दिया बाती की बेला आ गई थी। कहीं कहीं गायें दुए जा रही थी और उनके बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए अपने खूंटे से बंधे हुए ही उछल कूद मचा रहे थे कि कब हमारी रस्सी खुले और हम अपनी माँ के पास पहुंचकर दूध पीने लगे। उसी समय कोमल अपने पति अजय के साथ गांव में प्रवेश किया। वो धड़कते हुए दिल के साथ आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। आस पड़ोस के लोग उसके घर के पास जमा हो गए। ए पंडिताइन देख, तोहरा बहुरिया आई गई नहर से, जरा पानी वानी लेके आवा। धार धेई बटेवा और बोहरिया केर। पड़ोस की ठकुराइन आजी अपनी लाठी टेकते आ गई। अरे ई का ना कोनो हाल ना खबर। ऐसे कैसे विदाई हुई गई बोहरिया की। कोनो रीत रस्म का ध्यान नहीं की,
ना ही बहुरिया के नहर वालन के। पता नहीं कैसे लोग हैं। आजी की तेज तरार बहू आंखें मटकाकर बोली। अब तक कोमल की सास हाथ में पानी से भरा लोटा लेकर बाहर आ गई और भीड़ देखकर हैरान रह गई। कोमल की सास पड़ोस की औरतों को ये कहकर समझा देती है कि शादी की कुछ रस्में पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने ही बबुआ को भेजा था बहुरिया को लाने के लिए। सारी औरतें आपस में बातें करते हुए चली जाती है। कोमल की सास कोमल को घर के अंदर ले जाती है और तब अजय से सवाल जवाब करना शुरू करती है। अरे बबुआ, बिना बताए बहुरिया को बुला लाई तुम। समधी लोग का कहे होंगे कि अकेले लड़के को ही भेज दिया बुलाने। ना कोई रीत ना रस्म, ना कलेवा ना साड़ी, ऐसे कैसे चले गए तुम? ना घर में कोई से राय सलाह, हम दोनों प्राणी तुम्हारे लिए बेकार हुए अब, है ना? अब तुम तो मालिक हो गए हो। नहीं अम्मा, ऐसी कोनो बात नहीं है, बस उधर अपने दोस्त के घर गए रहने। तो बुलाए लिए चले आए कोमल को अजय अपनी माँ को मनाते हुए कहा। चलो ठीक है, जोन हुआ सो हुआ। बहुरिया अपने घर माँ है, कोनो पराई घर थोड़ी ही है। शादी के बाद लड़की का असली घर तो ससुराल ही हुए है। ठीक करा तुमने। अच्छा हुआ जो बहुरिया को अपने घर में ले आए, कोमल के ससुर जी बोले। वो कोमल को बहुत मानते थे। हाँ हाँ, खोपड़िया में चढ़ाए लिए इनका, तभी तो कोनो की सुनत नाए है। अपने मन का करत है सब। हम तो जैसे कुछ है ही नाए घर की। कोमल की सास बड़बड़ा रही थी। एक काम करो बहुरिया, तुम जाके खाना बनाई लो। आज बुढ़िया का दिमाग थोड़ा गर्म दिखाई देता है हमें। कोमल के ससुर जी कोमल की सास को चिढ़ाते हुए बोले। का कहा हम बुढ़िया है, आप कहाँ के नौजवान बने बैठे हो। अब तो लड़का बहुरिया वाले हुए गए हो, 60 साल के ऊपर हुए चले। मगर हंसी ठिठोली करे माँ शर्म नहीं आवत तनिको। कोमल की सास और ससुर में बकायदा जंग छिड़ गई। कोमल वहां से उठकर रसोई में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। तभी उसके पीछे आहट सुनाई दी। आप? कोमल हैरान हो गई। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें चूल्हा जलाना नहीं आता। लाओ मैं जला दूं। मुझे आता है। जब अम्मा नानी के घर चली जाती थी तब हम ही खाना बनाते थे। कोमल के पति अजय ने हंसते हुए कहा। आपको आता है? कोमल को भी हंसी आ गई। बिल्कुल, आजमा के देख लो। अजय ने अपनी फर्जी कॉलर खड़े किए। यानी कि आप सर्वगुण संपन्न हो। कोमल ने उनसे मजाक किया। मैं तो हूँ ही, अब मैं तुम्हें भी बना दूंगा। अजय भी कहाँ कम रहने वाले थे। देखते हैं जनाब। कोमल ने उन्हें अंगूठा दिखाया। देख लीजिएगा मोहतरमा। अजय ने भी अपनी शेखी बखारी। लो, बातों बातों में चूल्हा भी जल गया। अब तुम खाना बना लो जल्दी से, नहीं तो अगर अम्मा आ गई तो पूरे मोहल्ले में गाती फिरेगी कि जोरू का गुलाम बन गया है मेरा भोला भाला बेटा। फिर तुम जानना। अजय कोमल को चिढ़ाते हुए बोला। ओके जाइए आप, मैं सब कर लूंगी, मुझे सब आता है, समझे आप? कोमल ने ऊंची ऊंची फेंकते हुए कहा। ठीक है, देख लेते हैं तुम्हें भी कितना आता है। अजय ने उसे ताव दिखाया। ओके डन। कोमल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, अब तुम खाना बना लो। खाना बनाकर फिर जल्दी आना। तुम किचन से बाहर, गर्मी बहुत पड़ रही है, हवा में आकर बैठो तुम भी। मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, अभी आऊँगा, तब तक तुम खाना बना लो। अजय इतना कहकर घर से बाहर निकल गए। कोमल खुशी खुशी खाना बनाने लगी। आज उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था। उसने निश्चय कर लिया कि वो अपने पति को समझाएगी और उनकी शराब छुड़वा देगी। सबको खाना खिलाकर और बर्तन साफ करने के बाद वो अपनी सास के पैर दबाने लगी। साथ ही साथ अपने ससुर जी को कबीर के दोहे भी पढ़कर सुनाती जा रही थी। उसके ससुर बहुत फरमाइश करते थे इसकी, उसे भी अच्छा लगता था उनकी इच्छा पूरी करने में। वो बहुत अच्छे और सरल व्यक्ति थे, कोमल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। अपनी सास के पैर दबाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और वहाँ अपने पति का इंतज़ार करने लगी। आज उसने सोच लिया था कि जब उसके पति आएंगे तो वो उनसे बहुत सारी बातें करेंगी और अपने प्यार से उनकी शराब जरूर छुड़वा देगी। उसके मन में बहुत सपने थे, बहुत सी तमन्नाएं थी जिन्हें वो अपने पति से शेयर करना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके आने की आहट सुनाई दी। कोमल बहुत खुश थी, पर उसकी खुशी अजय को देखकर दूर हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके पति शराब के नशे में झूमते हुए चले आ रहे थे। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि वो खाना खा सके। कोमल ने उन्हें सहारा देना चाहा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने होश में हूँ। आपने फिर से शराब पी रखी है? कोमल ने बड़े दुख से पूछा। हाँ, पिला दी मेरे दोस्तों ने,
इतना मना किया मैंने तब भी, अजय ने लड़खड़ाते हुए कदमों से कहा। किसी प्रकार कोमल उनको बेड तक ले गई और बेड पर लिटाते ही अजय नशे में धुत होकर सो गई। कोमल के सारे सपने टूट गए। उसने क्या क्या सोच रखा था, पर कुछ ना हुआ। जो इंसान बिना शराब पिए इतना प्यारा हो सकता है, वो शराब पीने के बाद ऐसा व्यवहार करेगा। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यूं ही रोते रोते सो गई। कोमल सोच रही थी कि आज वो अजय को घर के बाहर ही नहीं जाने देगी और सारा काम करने के बाद दोपहर में वो अजय से बात करेगी। ऐसे कब तक चलता रहेगा, ये सब ठीक नहीं है। तभी अजय उसके पास बहुत खुशी खुशी आते हैं। कोमल चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। मैं ऐसी जगह तुम्हें ले जाऊँगा जहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगी। अम्मा से मैंने पूछ लिया है, अपना और मेरा बैग पैक कर लो। हम दोनों शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए ना। चलो अब देर मत करो, जल्दी करो कोमल प्लीज़। कोमल तो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, हम लोग सच में घूमने जाएंगे। हाँ मेरी पगली दुल्हनिया, हम लोग आज निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। अब तैयारी कर लो जल्दी से, रात में निकलना है हमें। अजय उसकी नाक खींचते हुए बोला। ओह माय गॉड, नैनीताल कितना खूबसूरत है वो। मेरा फेवरेट है नैनीताल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ऐसी बात पर एक प्यारी सी किस दे दो तब अजय शरारती अंदाज में बोला। अम्मा आ गई, मुझे काम करना है, मुझे जाने दीजिए। कोमल शर्मा गई। चली जाना, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो ना। अजय की आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार था। वो उसके और करीब आ गया और जैसे ही उसने कोमल को पकड़ना चाहा, अम्मा, कोमल ने कहा। कहाँ है अम्मा, कहाँ है? अजय ने पीछे मुड़कर देखा। तब तक कोमल हंसते हुए वहाँ से भाग गई। अजय मुस्कुराकर रह गया। चलो ठीक है, अब तो 15 दिन तक तुम्हें मेरे ही साथ रहना है। देखते हैं तब क्या करती हो तुम। वो पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोला। देख लीजिएगा जनाब, कोमल वहीं से हंसते हुए बोली। रात वाली ट्रेन पकड़कर वो लोग नैनीताल आ जाते हैं और सुबह घूमने के लिए निकलते हैं। कोमल को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि काश ये सपना सच हो जाए। अजय हमेशा ऐसे ही रहे, कभी शराब ना पिए। एक दिन कोमल और अजय खूबसूरत सी झील के किनारे हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे। कोमल के नीले रंग की साड़ी उसे झील का ही एक हिस्सा बन रही थी। उसकी झील से गहरी आंखों में खुशी झलक रही थी। तेज हवा में उड़ती बालों की लटें उसकी खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बना रही थी, जिनसे बेपरवाह होकर वो बेखुद होकर प्रकृति के उस सुंदर नज़ारे में खोई हुई थी। कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ, अजय ने जज्बाती होकर कोमल से कहा। कोमल अजय को देखती ही रह गई। नीली पैंट के पाइंचे चढ़ाए, कोहनी तक शर्ट की बाजू फोल्ड किए, दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए वो शख्स जो उसका अपना था, कितना मासूम और कितना प्यारा लग रहा था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो जिसके दिल की वो मालिक थी। उस समय कोमल का दिल कर रहा था कि वो अपनी सारी खुशियाँ उस प्यारे से इंसान के कदमों में डाल दे और उसके सारे गम खुद ले ले। तुम जानती हो कोमल, मेरे ख्वाब क्या है? अजय खोए खोए लहजे में बोला। कोमल एकटक अपने पति को देख रही थी। उसे वो आज छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, जो अपनी छोटी छोटी बातें बता रहा था। बताइए, मैं आपके ख्वाबों में साथ साथ रहना चाहती हूँ, कोमल ने भावुक होकर कहा। बहुत बड़े ख्वाब नहीं है मेरे, मैं छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर के कोने कोने में रहो, तुम्हारी चूड़ियाँ मेरे घर में खनखनाती रहे। मैं अपने खेतों की ललहाती फसलों के बीच तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूँ। जब बारिश की बूंदें मेरे घर के आंगन में पड़े तो मैं तुम्हें बारिश में भीगते हुए देखना चाहता हूँ। सरसों के पीले पीले फूलों के बीच छुपे तुम्हारे वजूद को ढूंढना चाहता हूँ और तुम मुझसे छुपती हुई मुझसे ही टकरा जाओ और फिर शर्माकर भाग जाओ। मेरा घर तुम्हारी खुशबू से महकता रहे। ढेर सारी चूड़ियाँ पहनकर लाल लाल महावर से सजे हुए तुम्हारे गोरे गोरे पैरों में छमछम बजती हुई पायल मुझे मदहोश कर दे और मैं तुम्हारे ख्यालों में खो जाऊं। मेरे दिन हसीन और रात रंगीन सपने की तरह सुहानी हो जाए। तुम मेरे रोम रोम में बस जाओ। बस इतना सा ख्वाब है मेरा। अजय अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कोमल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। अजय उसके लिए एक पहेली बनते जा रहे थे। वह अपने पति का नया रूप देखकर बार बार हैरान हो जाती थी
और कश्मकश में पड़ जाती थी कि इनका कौन सा रूप सत्य है, ये भावुक रोमांटिक रूप या फिर शराब में डूबे हुए इंसान का रूप। कोमल ने आज अजय से खुलकर बात करने की ठानी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, कोमल ने झील में कंकड़ फेंकते हुए कहा। हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो, कुछ स्पेशल बात है क्या? अजय अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। आप शराब पीना छोड़ दीजिए मेरी खातिर। आप अगर सचमुच मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आपको मेरी कसम, मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप शराब नहीं पिएंगे, वरना मैं कभी नहीं हंसूंगी। आपका ख्वाब कैसे पूरा हो पाएगा तब? आप ही बताइए, क्या शराब अच्छी चीज़ है? हम लोगों को तो मांस मदिरा का सेवन करना तो मना किया गया है ना, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। आप मानेंगे ना मेरी बात? बताइए। कोमल बच्चों की तरह अजय से जिद करने लगी। अजय ने गहरी सांस लेकर उस जिद करती हुई छोटी बच्ची जैसी नाजुक लड़की को देखा जो उसकी पत्नी थी और उसके दिल की मलिका भी। अजय ने धीरे से उसके चेहरे को छूती बालों की आवारा लट को छुआ और बोला, तुम जानती हो कोमल कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मेरी निगाहों में हमेशा तुम ही रहती हो, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरजमुखी के फूल का मुंह हमेशा सूरज की ओर रहता है, वैसे ही तुम मेरी जिंदगी का सूरज हो। मैं लाख कोशिश करूंगा तुम्हारी बात मानने के लिए। मैं तुमसे वादा तो नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा कि मैं शराब ना पिया करूं और अपने दोस्तों के पास भी ना बैठूं, क्योंकि संगत का असर ज़रूर पड़ता है। अगर मैं उनके साथ ही नहीं रहूंगा तो वो लोग शराब पीने के लिए जिद नहीं करेंगे। अजय ने आखिर कोमल की बात मान ली। कोमल और अजय नैनीताल में एक पार्टी में शामिल होते हैं जो वहीं पर घूमने आए हुए एक न्यू कपल ने दी थी। कोमल और अजय की उनसे दोस्ती हो गई थी। पार्टी एक होटल में होती है। कोमल सुंदर तो थी ही, उस दिन वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। धानी रंग की साड़ी में वो गजब की सुंदर लग रही थी। अजय की निगाह उस पर से हटी नहीं रही थी। वो बार बार कोमल की ओर देखता तो कोमल शर्माकर नजरें झुका लेती। वहाँ पर शराब की व्यवस्था भी थी, पर अजय ने आज शराब नहीं पी थी। उसने कोमल की बात मान ली थी। कोमल बहुत खुश थी आज। वो हवाओं में उड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वक्त यहीं पर थम जाए और बस यही माहौल हमेशा रहे। कोमल बहुत अच्छा गाती थी, यह अजय जानता था। उसने कोमल की दोस्त से ये बात बता दी। अब वो तो उसके पीछे पड़ गई कि तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। कोमल ने लाख कोशिश की कि उसे गाना ना गाना पड़े, पर उसकी एक ना चली। तब उसने उनकी बात मान ली और गाना शुरू कर दिया। गाना खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। अब लोग अजय से कोमल के लिए कुछ कहने की जिद करने लगे कि कोमल ने इतना अच्छा गाना गाया है, आप भी उसके बारे में कुछ कहिए। अजय ने रोमांटिक मूड में कोमल के लिए गाया। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही मेरी निगाहों में हो। वाह वाह वाह, क्या बात है अजय जी, क्या गाया है आपने। आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने हो। एक मेहमान ने कहा। शुक्रिया जी, अजय ने मुस्कुराकर कहा। अब इन लोगों को यहीं रहने दीजिए, हम पुरुष लोग अपनी अलग महफिल जमाते हैं। आइए अजय जी, उस कोने में हम लोग बैठते हैं, कुछ पत्ते वत्ते खेलते हैं। महिलाओं को एक साथ अपने घर गृहस्थी की बातें करने दीजिए। इनके पास गाड़ी गहने की बातें होंगी, इनमें हमारा क्या काम। और एक और मेहमान ने हंसते हुए कहा। सारे लोग हंसने लगे और सारे पुरुष मंडली हॉल के दूसरे कोने में जम गई। पत्ते खेलने चले गए और धीरे से कब एक बोतल भी आ गई पता भी ना चला। शराब और पत्तों का दौर चला जब तक पार्टी खत्म हुई। अजय शराब के नशे में पूरी तरह धुत हो गया था और वहीं पर बेसुध होकर सो गया था। किसी तरह कोमल की दोस्त ने उसे और अजय को घर पहुंचाया। कोमल के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अब वो क्या करे। उसकी कसम, उसकी मनुहार सब बेकार हो गई थी। अजनबी शहर में होटल के कमरे में वो डर के मारी पूरी रात नहीं सो पाई। हर पल उसे यही डर लग रहा था कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। थोड़ी सी आहट पर भी वो चौंक कर बैठ जाती। पता नहीं कब वो बैठी बैठी ही सो गई थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उछल पड़ी। कोमल चौंक जाती है और डरते हुए पूछती है, कौन है वहाँ, बोलिए। अरे भाभी जी, मैं अजय का दोस्त आकाश, जिसने कल पार्टी दी थी। डरिए मत, आपकी सहेली भी मेरे साथ ही है। सुबह हो गई है, दरवाज़ा खोलो आप। आकाश ने कोमल को सांत्वना दी। अरे भाई साहब आप,
मैं तो डर ही गई थी। आओ काजल दी, तुम भी आओ, अंदर आ जाओ, कोमल ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे अजय जी अभी तक सो रहे हैं, अभी नशा उतरा नहीं क्या इनका? आकाश ने कोमल से कहा। कोमल, तुम भाई साहब को समझाती नहीं क्या? इतनी शराब भी कोई पीता है क्या कि वो अपने होश में ही ना रहे? इस अनजान शहर में कोई भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। इन्हें तो अपनी ही खबर नहीं, ये तुम्हारी देखभाल कैसे करेंगे? काजल ने कोमल से एक अच्छी सहेली की तरह फिक्र करते हुए कहा। कोमल उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो कैसे उन्हें बताती कि इस शराब ने कैसे उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी है, कैसे उसकी ज़िंदगी में इतने जहर घोल रखा है कि सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल हो गई है। कोमल, तू शांत हो जा। मैंने तुझे परेशान करने के लिए ये सब नहीं कहा था। तू तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है ना। मैं तो यूं ही कहने लगी। अच्छा बाबा सॉरी, देख मैंने अपने कान भी पकड़ लिए। इतना कहकर सचमुच काजल ने अपने कानों को हाथ लगाया। कोमल उसकी एक्टिंग देखकर हंस पड़ी। थैंक गॉड, लगता है आज पक्का बारिश होने वाली है और इंद्रधनुष भी दिखाई देने वाला है। क्यों आकाश? काजल ने संजीदा होकर कहा। कोमल हक्का बक्का होकर उन दोनों को देखने लगी। आकाश धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। क्या बात है? कहाँ बारिश, कैसा इंद्रधनुष? आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कुछ हमें भी बताइए। आकाश भैया आप ही बताइए ना, ये तो कुछ बताएगी नहीं, कोमल पूछने लगी। अरे मेरी भोली भाली बहना, अभी जो तुम गंगा जमुना बहा रही थी ना, वही बारिश हो रही है और फिर तुम्हारी ये प्यारी सी हंसी बारिश में इंद्रधनुष बन गई। आकाश कोमल को हंसते हुए समझाने लगा। तभी अजय की नींद खुल गई। वो सिर पकड़कर बोला, कोमल मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप उठ गए, चलिए थोड़ा फ्रेश हो जाइए, सिर हल्का हो जाएगा। कल आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। कोमल अपने आंसू को छुपाकर बोली। मैंने कल शराब फिर से पी ली थी ना, मैं क्या करता? सब लोगों ने ज़बरदस्ती पिला दी। यार कोमल, मैं क्या करता तुम ही बताओ, मना करना सही लगता क्या? दोस्त थे, सब पार्टी चल रही थी। सॉरी यार, अजय ने मुंह लटकाकर कहा। अरे अजय कैसे हो आप? अब मूड फ्रेश कर लो आप। हम लोग कब से बैठे हुए हैं यहाँ, आपके जागने के इंतज़ार में। आप सो रहे थे। आकाश ने अजय से हाथ मिलाते हुए कहा। आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ? अजय ने खुजाती हुई नज़रों से आकाश और काजल को देखा। कल से कोमल बहन बहुत परेशान थी, हम लोगों से रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग उसका हाल चाल लेने चले आए। पता है रात भर बेचारी आपकी फिक्र में जागती रही, इतना डर रही थी कि मेरे कई बार दरवाज़ा पीटने पर इसने दरवाज़ा खोला। आकाश कोमल की हालत बताने लगा। अच्छा ऐसा था क्या? आप लोग रात में भी हाल चाल पूछने आए थे क्या? अजय ने कुछ सोचते हुए आकाश से कहा। नहीं, काजल तो कह रही थी कि चलो आपके रूम में चलते हैं, बगल में ही तो है, लेकिन मैंने मना कर दिया, ये कहकर कि रात में किसी के रूम पर जाना अच्छा नहीं लगता। आकाश ने कहा। अच्छा आप लोग तैयार हो जाइए। अजय कुछ नहीं बोला, वो किसी सोच में डूब गया। कोमल तब तक नाश्ता लेकर आई, लेकिन आकाश और काजल जाने के लिए तैयार थे। भाई साहब, काजल दीदी, नाश्ता करके तो जाइए। कोमल ने उन दोनों को रोका। अजय ध्यान से कोमल को देख रहा था। नहीं बहन, जाने दो, ये जो मेरी बीबी है ना, मुझे जीने नहीं देगी, इसे अभी बाहर सैर कराने ले जाना है। आकाश ने अपनी बीबी काजल को चिढ़ाते हुए कहा। वो लोग चले गए। कोमल चलो पैकिंग कर लो, हमें घर चलना है अभी, अजय ने कहा। अभी? पर आप तो अभी रुकने वाले थे 2 दिन, अभी तो मैंने कुछ लिया भी नहीं। कोमल अभी बच्ची ही तो थी, रूठ कर बोली। जितना कहा उतना करो, अभी इसी वक्त चलना है, अजय दांत पीसते हुए बोला। घर लौटते समय अजय कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। कोमल उससे बात करने की कोशिश करती तो वो हाँ हूँ में जवाब दे देता। कोमल परेशान थी, बार बार उससे पूछती, उसकी तबीयत चेक करती, कभी सिर दबाती, पर अजय का मूड सही नहीं हुआ। वो गुस्से में ही रहा। सारे रास्ते में वो चुपचाप रहा। कोमल को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। वो उदास थी। अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी, इसलिए बात की गहराई समझ नहीं पाई, पर उसे लग रहा था कि अजय किसी बात से नाराज है। रास्ते में उसने घर के लिए शॉपिंग करने के लिए अजय से इजाज़त मांगी तो उसने सख्ती से मना कर दिया। कोमल को रोना आ रहा था। अब पहली बार अजय ऐसा व्यवहार कर रहे थे उसके साथ। इसी तनावपूर्ण माहौल में वो दोनों घर पहुंच गए। सब लोग खुश हो गए, खासकर उसकी छोटी ननंद और देवर।
भाभी मेरे लिए क्या लाई हो नैनीताल से? उसकी ननंद सलोनी ने उसके गले में बाहें डालकर लाड से कहा। कोमल क्या जवाब दे, उसे सूझी नहीं रहा था। भाभी मेरे लिए जूते लाई हो? भाभी मैंने आपसे घड़ी मंगवाई थी ना, उसके दोनों देवर की फरमाइश। बहुरिया मेरा चश्मा तो लाई हो ना कि भूल गई? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए तो जरूर चूड़ियाँ लाई होगी, भूल ही नहीं सकती मेरी बहू है ना। उसकी सास भी आकर खड़ी हो गई। कोमल की आंखों में आंसू भर आए। सब लोग खुश होकर उसे अपनी अपनी फरमाइश कर रहे थे, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसको चुप देखकर सबके मुंह लटक गए। वो सब समझ गए कि किसी के लिए वो कुछ नहीं लाई। साथ ही साथ उनके तेवर भी बदल गए। हाँ भाई, भाभी तो भैया के साथ घूमने गई थी, उन्हें हमारा ध्यान क्यों रहेगा? वहाँ तो भाभी मजे कर रही थी, हम लोग तो पराये हैं। सलोनी अपने भाइयों से कहने लगी। अरे तो क्या घर वाले पराये हो जाते हैं क्या? अजय तो हमेशा तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता था। अब की बार पता नहीं का भवा, जरूरी महारानी मना करी होगी, नहीं तो बबुआ ऐसा नहीं है। उसकी सास अपनी बुलंद आवाज में बोली। अरे जाए दे सोने की अम्मा, पता है तोहार बबुआ कितना नेक है, वही मना करे होगा बहुरिया के। जाओ बहू खाना बना लो, बड़ी भूख लग रही है हमें। ससुर जी की बातों से थोड़ा सा सुकून कोमल को मिला और वो वहाँ से उठकर चली गई। अजय तो वहाँ से आने के बाद से गायब थे। देवर को भेजा उन्हें बुलाने के लिए, तो पता लगा कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं गए हैं। कोमल समझ गई कि अजय शराब पीने ही गए हैं। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, फिर भी वो अपने प्यार से अजय को लगातार समझाने का निश्चय भी कर चुकी थी। रोज की तरह अजय झूमते हुए घर आए। कोमल ने उनसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना लाकर सामने रख दिया। लीजिए खाना खा लीजिए आपको आज बहुत देर हो गई, आपके दोस्तों ने आपको बहुत देर तक बिठाकर रखा आज, कोमल मुस्कुराकर बोली। अजय ने अचानक गुस्से में अपनी थाली उठाकर आंगन में जोर से फेंक दी और बोला, मेरे दोस्तों में बड़ी दिलचस्पी है तुझे, क्या बात है? माना कि तू बड़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर मेरे सामने उड़ने की कोशिश मत करना, समझी तू? मैं कम पढ़ा लिखा सही, पर चिड़ियों के पर गिनना और उन्हें कतरना अच्छी तरह जानता हूँ। अजय नशे में चूर जोर जोर से चिल्ला रहा था। कोमल मारे दुख के उसको एकटक देखे जा रही थी। उसे अजय आज अपने पति नहीं कोई अजनबी लग रहे थे। वो सोचने लगी कि क्या ये वही अजय है जो अपने छोटे छोटे ख्वाब बता रहे थे। उसको अचानक सदमा पहुंचा और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कोमल की सास, ससुर, देवर, ननंद सब बाहर निकल कर आ गए और कोमल को बेहोश देखकर अजय को खूब बुरा भला कहा। अजय का नशा उतर चुका था। वो कोमल को इस हाल में देखकर घबरा गया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। काफी देर बाद जब वो होश में आई तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। कोमल की सास उसे अपने साथ कमरे में ले गई और अपने साथ सुला लिया। रात भर कोमल अजय के व्यवहार के बारे में सोचती रही कि अजय क्यों इस तरह से बात कर रहे थे। उसने अपनी सास से सारी बात बताई तो उन्होंने अजय को समझाने के लिए कहा और सारी बातें भूल जाने को कहा। बहुरिया, ये सब बातें होती रहती है घर गृहस्थी माँ, परेशान ना हो, हम समझाएंगे बबुआ को, कोमल की सास बोली। कोमल क्या करती, उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसको पता नहीं क्यों इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि वो सिर्फ आराम करना चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ देर के लिए उसे सब लोग अकेला छोड़ दे। वो जी भर कर रोना चाहती थी। उसे अपने मम्मी की बहुत याद आ रही थी। रात भर जागने के कारण कोमल की तबीयत खराब हो गई। सुबह उसको बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वो घर के काम निपटा रही थी। उसने किसी को नहीं बताया इस बारे में, चुपचाप अपने काम में लगी रही। वो किचन में थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और वहीं बैठ गई। तभी उसकी साड़ी का पल्लू आग से जलने लगा। उसकी छोटी ननंद रोटी लेने आई तो उसने देखा और जाकर अपनी माँ को बताया। सब लोग वहाँ गए और आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। शुक्र था कि थोड़ा ही पल्लू जला था, आग कोमल तक नहीं पहुंची थी। अजय उसे उठाकर कमरे में ले आए और लिटा दिया और वो सारा दिन ऐसे ही पड़ी रही। वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब उसकी सास ने अजय से कहा कि वो उसे डॉक्टर को दिखा लाए। वहां से लौटकर आने पर पूरे घर के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी। कोमल माँ बनने वाली थी। सब लोग खुश हो गए। अजय भी बहुत खुश था। अब वो कोमल के आसपास घूमता रहता
उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता। कोमल भी सब कुछ भूलकर अपनी संतान के स्वागत में लग गई। सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया। करवा चौथ आने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे। कोमल का पहला करवा चौथ था। वह हफ्ते से उसकी तैयारी कर रही थी। आज वह अपनी साड़ी में फाल लगाने में लगी हुई थी। तभी उसके पापा करवा चौथ का सामान लेकर आए थे, क्योंकि उसके ससुराल में यही रिवाज था कि पहली बार करवा चौथ का सारा सामान मायके से आता था। उनसे ये गलती हो गई थी। वो कोमल की सास के लिए साड़ी नहीं लाए थे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब वो चले गए तो कोमल को बहुत ताने सुनने पड़े। कोमल ने कहा, मम्मी जी, पापा को पता नहीं था, नहीं तो वो ले आते। हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है, नहीं तो वो खुद ही समझदार है, आपको कहना ही नहीं पड़ता। अरे बाप रे, इसकी तो कैंची की तरह जुबान चल रही है। देखो तो जरा कैसे पटर पटर बोल रही है। तेरा बाप कोई लाट साहब है क्या? जन्म का भिखारी है भिखारी। कोमल की सास तेज तेज आवाज में चीखने लगी। मम्मी जी, आप कुछ भी कह लो, पर मेरे पापा को भिखारी मत कहो, वो भिखारी नहीं है। कोमल ने आंसू बहाते हुए अपनी सास से कहा, कहूँगी कहूँगी 100 बार कहूँगी, भिखारी है तेरा बाप, कुछ भी तो नहीं दिया दहेज में। मेरा हीरा जैसा बेटा फंस गया भिखारियों के चक्कर में। उसकी सास का चिल्लाना जारी था। आसपास के लोग उसके घर पर शोर शराबा सुनकर आ गए। काहे पंडिताइन, बवाल क्यों मचा रखा है? काहे चिल्ला रही हो? पड़ोस की बूढ़ी आजी बोली। उसकी सास जोर जोर से रोने लगी। अरे का बताइए अब, ये कल की आई छोकरी हमको पाठ पढ़ा रही है, हमसे जबान चला रही है। तभी किसी ने अजय को खबर दे दी कि तुम्हारी बीबी और अम्मा में झगड़ा हो रहा है। वह अपनी मित्र मंडली से उठकर घर आया। तब तक अजय वहां आ जाता है। क्या बात है, क्यों पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा रखा है? कुछ लाज शर्म है कि नहीं कि धोकर पी गए हो सब लोग? और कोमल, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो तो, या यूं ही ये सब ड्रामा चलता रहेगा? अजय नशे में था। उसका जो दिल किया वो बोल रहा था। मुझसे क्या पूछ रहा है? पूछ अपनी मेहरिया से, जिसकी जबान कैंची की तरह कतर कतर चलती है। अजब लिहाज तो जैसे है ही नहीं। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, किसी को कुछ समझती ही नहीं। जैसे कहीं की महारानी हो, आंखों का पानी मर गया जैसे, बराबर जबान चलाती है। जैसे मैं इसकी नहीं, ये मेरी सास हो। हे भगवान, कहाँ हो? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उठा लो भगवान मुझे। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जीने से क्या फायदा? दया करो प्रभु। कोमल की सास जोर जोर से रोना और बोलना दोनों चरम सीमा पर था। कोमल घर के आंगन में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे मम्मी जी इतना रो रो कर कह रही है। तभी अजय गुस्से में अंदर आया और कोमल को झकझोर कर बोला, क्या कहा है तुमने मेरी अम्मा को? क्यों रो रही है वो? जरूर तुमने कुछ कहा होगा, नहीं तो कोई झूठ मूठ आंसू नहीं बहाता। क्या बात है बताओ मुझे। अजय नशे में सही गलत समझने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कोमल ने जो भी बताया उसने उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया। अजय ने आओ देखा ना ताओ उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कोमल जमीन पर गिर पड़ी। जब कोमल की सास ने देखा कि अजय कोमल को मार रहा है तो वो अंदर आ गई और अजय को मना करने लगी, पर अजय गुस्से और शराब के दोहरे नशे में सब भूल बैठा था। उसने कोमल की लात गुस्से से पिटाई कर दी। कोमल बर्दाश्त ना कर सकी। वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। उसे उसी हालत में छोड़कर वो घर के बाहर चला गया। उस दिन कोमल की सास ने भी उसे नहीं उठाया। कोमल की छोटी ननद सलोनी और उसके दोनों देवर, जो खुद ही डर गए थे, किसी प्रकार से उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। उस दिन कोमल सारी रात ऐसे ही लेटी रही। न उसे खाने बनाने का होश था और न ही घर के किसी सदस्य को खिलाने की हिम्मत। उसकी ननद ने किसी तरह खाना बनाकर सबको खिलाया। उसके लिए भी लेकर आई, पर उसे सोता हुआ पाकर वापस लौट गई। सब लोगों ने खाना खा लिया। कोमल के ससुर जी बहुत परेशान थे, पर उनकी बात घर में कोई नहीं सुनता था। वो विवश होकर रह गए। अजय आधी रात को घर पर और ज्यादा शराब पीकर लौटे और आकर बिस्तर पर लुढ़क गए। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि उसके पास एक बेहोश लड़की लेटी हुई है, जिसे वो 7 फेरों के बंधन में बांधकर लाया है, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। शराब मनुष्य को इतना गिरा देती है। उस दृश्य से पूर्णत जीवित हो उठता था। बेहोश पत्नी, बेहोश पति, दोनों बेहोश थे, पर एक शराब से बेहोश था तो दूसरा अपने पति की मार से। कोमल जब सुबह नहीं उठी तो उसकी छोटी ननंद उसके कमरे में आई।
तो देखा कि कोमल कमरे के एक कोने में जमीन पर लेटी हुई तड़प रही है, अपने हाथ पैर पटक रही है। सलोनी ये देखकर घबराकर भाभी भाभी कहकर रोने लगी और घर वालों को बुलाने भागी। सब लोग दौड़कर आए। कोमल को बहुत दर्द हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी अभी उम्र ही क्या थी। वो अपनी सास को देखकर सब कुछ भूल गई और तेज तेज आवाज में रोने लगी। उसकी सास घबरा गई कि इसे क्या हो गया जो ये इतना रो रही है। क्या हुआ तुमको, काहे रोए जा रही हो, कुछ तकलीफ है का, बताओ तो कुछ। कोमल की सास बोली, अम्मा बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, हम मर जाएंगे। कोमल तड़पते हुए बोली, ए सलोनी जा, आजी को बुला के ला, देखे जरा का बात है, जा दौड़ के भाग के जा। कोमल की सास बहुत घबरा गई। सलोनी दौड़ के आजी को बुला लाई। आजी ने कोमल का पेट देखा तो वो भी घबरा गई और बोली, ए पंडिताइन, बहुरिया का जल्दी से अस्पताल ले जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाई। एक के पेट में बच्चा मर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुरिया से हाथ धोए ले तुम सब। कोमल ये सुनकर रोने लगी और उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके पति सुबह से ही अपनी मित्र मंडली में थे, उनको खबर दी गई तो वो भी घबरा गए और आनन फानन में गाड़ी करके उसे अस्पताल ले गए, जहां उसके मरे हुए बच्चे को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। शुक्र था भगवान का कि कोमल की जान बच गई थी। कोमल अपने अजन्मे बच्चे को खो चुकी थी, उस एहसास से महरूम हो चुकी थी जो अपने भावी बच्चे के लिए उसके मन में था, जिसको लेकर वो सपने बुनती रहती थी, जिसके भविष्य को लेकर उसके मन में इच्छाएं थी। वो अब चुपचाप अपने आप में खोई रहती थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था, ना ही सजने संवरने का उसका मन करता था, ना वो अपने पति से कुछ बोलती, ना ही घर के किसी सदस्य से। बस हमेशा गुमसुम सी रहती थी। उसके ननद देवर उसके पास आते, उसका मन बहलाते, पर वो अनमनी सी बैठी रहती। उसकी सास जो काम कहती मशीनी तरीके से कर देती, वो डांटती तो भी कोई प्रतिक्रिया ना देती। उसके पति का वही रवैया था, शराब पीना और हंगामा करके सो जाना। जब से कोमल ने अपना बच्चा खोया था, तब से कोमल के पति और भी शराब पीने लगे थे। वो बच्चे के जाने का दोषी कोमल को मानते थे कि ना कोमल उसकी माँ से झगड़ा करती, ना मेरा हाथ उठता और ना ही ये सब होता। उसको अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। कोमल की सारी इच्छाएं, उमंगे, सपने सब मर चुके थे। उसे अब अपने हालातों पर सब्र करना आ गया था। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं आते थे। इसी माहौल में धीरे धीरे 1 साल हो गया। कोमल फिर से माँ बनने वाली थी। उसके भाई की शादी थी, वो अपने मायके में आई थी। यहाँ उसकी मम्मी पापा उसकी गिरी हुई सेहत देखकर बार बार उससे सवाल कर रहे थे, पर उसे अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना था। वो भी उसका ही घर था। वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसको लेकर परेशान हो। उसके पापा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसकी और भी बहनें थी। एक बहन शादी योग्य थी। वो अपनी तकलीफें कैसे बताती। बारात का दिन था, अजय भी शादी में शामिल होने आए थे। शाम को सब लोग बैठे थे पड़ोस में, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अजय ने ऐसी बात कही जिससे सब लोग दंग रह गए। भैया, कोमल की विदाई कर दीजिए, मुझे घर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। सब लोग चौंक गए। आज तो बारात का दिन है, बारात अभी घर से निकली नहीं, ये घर जाने की बात कर रहे हैं। अरे दामाद जी, ये क्या बातें कर रहे हैं आप, आज तो बारात है, आज कैसे जा सकती है कोमल। अभी तो बहू के घर भी बारात नहीं पहुंची और आप कोमल को ले जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। कोमल की मम्मी बोली, असल में मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने फोन करके बुलाया है हम लोगों को, आप उसको भेज दीजिए। अजय ने बहाना बनाया। कोमल के पापा ने कोमल के ससुराल में फ़ोन किया तो वहाँ सब कुछ ठीक था, कोई भी बीमार नहीं था। कोमल के पापा को गुस्सा आ गया अजय के झूठ पर। वो कोमल के पास गए और उससे पूछा, कोमल, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ठीक से नहीं रखते क्या? अजय का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे प्रति, क्या बात है बताओ हमें। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, उन्हें हमारा ज़्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह रहे होंगे। आप परेशान मत हो, हम उनसे बात करते हैं। कोमल ने बात संभाली। कोमल ने अजय को अंदर बुलाया और उनसे कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भैया की शादी है, सारे मेहमान घर में है, सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, कुछ तो इज्जत का ख्याल करिए। कोमल ने उनसे रिक्वेस्ट की। अच्छा, तुझे सबकी इज्जत की परवाह है, लेकिन मेरी खुशी की बिल्कुल परवाह नहीं। तू जानती है ना कि मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ सकता। बस अगर तुझे मेरी परवाह है तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा।
नहीं तो रुक, अपने भाई की शादी में मैं जा रहा हूँ और दोबारा कभी बुलाने भी नहीं आऊँगा, अजय गुस्से से बोला। कोमल रोने लगी। ये कैसा धर्म संकट है, एक तरफ मायका और दूसरी तरफ ससुराल। वो क्या करे, कैसे स्थिति को संभाले। तभी सारी बात सुनकर कोमल की मम्मी आ गई और हाथ जोड़कर अजय से कहने लगी, बेटा अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन इस तरह आज शादी के दिन मत जाओ, अच्छा नहीं लगता। कल बहू घर आ जाए तो तुम चले जाना, हम नहीं रोकेंगे। हाँ जीजा जी मान जाइए ना, आज मत ले जाइए दीदी को। उसकी छोटी छोटी बहनें भी अजय को मनाने लगी। सब अजय की खुशामद करने में लग गए। तब अजय भी बेमन से रुकने को राजी हो गए। कोमल अपनी मम्मी और बहनों भाइयों को इस तरह बेबस देखकर बहुत दुखी थी। उसका मन अब शादी में नहीं लग रहा था। सब मेहमान लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। रिश्ते की एक बुआ अपनी बहन से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोली, देखो तो जरा, बेचारी को इतना बेकार पति मिला है कि उसको एक दिन भी चैन से नहीं रहने देता। वो यहाँ ऐसा करता है, पता नहीं ससुराल में कैसे रखता होगा। बेचारी बड़ी दुखियारी दिखती है, कितना कठोर है इसका पति। पता नहीं इसके बाप ने कहाँ शादी की इसकी, कच्ची उम्र में पाँव भी भारी हो गए। अब कैसे संभालेगी ये। सास भी सुनते हैं बड़ी कट्टर है इसकी। हाँ दीदी, बेचारी के भाग फूट गए, अब किस्मत में जो लिखा है वो तो झेलना ही पड़ेगा, छोटी बुआ बोली। कोमल सब सुन रही थी और उसकी आंखों में टप टप आंसू गिर रहे थे। क्या भगवान ने उसकी यही किस्मत बनाई है कि कोई भी उसको देखकर कानाफूसी करे, उसके भाग्य को दोष दे। कोमल बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी लड़की थी और अपने स्कूल की होनहार विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। वह हमेशा स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण आदि में भाग लेती थी। उसे याद आ गया वो भाषण जो उसने स्वतंत्रता दिवस पर नशा मुक्ति पर दिया था और सबको शराब ना पीने के लिए जागरूक किया था। तब उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में शराब का इतना महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा जिसे वो चाहकर भी मुक्त नहीं कर पाएगी। अरे दौड़ो दौड़ो, देखो दामाद जी उल्टी कर रहे हैं, इनको संभालो, बाहर से आवाज़ आई। कोमल हड़बड़ाकर बाहर भागी। पंडित जी, आपके दामाद वहाँ ठेके के पास बैठे शराब पी रहे थे, बहुत ज़्यादा पी लिए इन्होंने, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इनको अपने साथ ले आए। पड़ोस का एक आदमी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला। वो आदमी खुद ही क्रिमिनल था और वो कोमल के मायके वालों से बहुत जलता था। कई लोगों ने बाद में बताया कि वही अजय को वहाँ ले गया था और वहाँ बिठाकर देसी शराब पिलाई थी। खैर कोमल के घर के लोग चुप रहे क्योंकि वो जानते थे कि कमी तो अपनी ही दामाद में है। ना वो जाते और ना ही वो शराब पिलाता। कोमल के घर वाले अभी तक ये भी नहीं जानते थे कि अजय शराब भी पीते हैं, लेकिन अजय के इस व्यवहार से सारी पोल पट्टी खुल गई। उधर घर में बारात जाने की तैयारी हो रही थी और इधर कोमल अपने पति की देखभाल में लगी हुई थी। शादी का आनंद कैसे होता है कुछ नहीं जान पाई। सारी बहनें भी बहुत दुखी थी। कोमल बैठे बैठे यही सोच रही थी और रो रही थी। बाहर दरवाजे पर शादी के बाजे बज रहे थे और उसके अंदर शोर हो रहा था। दिल में अंधड़ सा चल रहा था, क्यों बनाई जाती है शराब, क्यों लोगों के आंसुओं को जाम बनाकर पीते हैं लोग, क्यों उनकी कोमल भावनाओं को कुचलकर शराब के साथ ही निगल जाते हैं लोग, क्यों नहीं दिखाई देती अपने परिवार की जिम्मेदारियां, अपनी पत्नी के अधिकार क्यों नहीं सुनाई देती रातों को मार खाकर धीरे धीरे सिसकी लेती हुई उस औरत की वेदना जिसका पति उसके छुपाकर रखे गए पैसों को छीनकर शराब पी जाता है और उसका बच्चा भूख के मारे बिलख रहा होता है और उसकी मजबूर माँ नीले नीले निशान अपने शरीर पर लिए हुए दर्द से कहराती है, फिर भी उसे उठाकर अपने आंचल के नीचे छुपाकर सुलाने का प्रयास करती है। बच्चा तब भी जब नहीं चुप होता है तो वो पानी में थोड़ा सा कुछ मिलाकर उसे पिला देती है, जिससे बच्चा दूध समझकर पी जाता है और सुकून से सो जाता है। उसे क्या पता कि जिसे वो दूध समझ रहा है वो असल में पीसे हुए चावलों को घोलकर बनाया गया है, वही उसके लिए मानो अमृत है। अपने बच्चे को सोता हुआ देखकर उसकी माँ की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगते हैं और वो भी अपने बच्चे को चिपकाकर सोने की कोशिश करती है। कोमल ये सब सोच ही रही थी कि उसकी छोटी बहन उसके पास आई। दीदी दीदी चलो तैयार हो जाओ, बारात अब रवाना होने वाली है, जीजा जी को भी जगा दो, पापा ने बुलाया है उन्हें। अच्छा ठीक है, जगाती हूँ इनको, चलो आ रहे हैं हम, कोमल बोली। कोमल ने अजय को जगाया। उनका नशा उतर चुका था, वो अब ठीक थे। कोमल बारात जाने वाली है
तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सब लोग क्या सोचेंगे? तुमने तो मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। अजय उल्टा उसी पर चिल्लाने लगा। कोमल को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको पता भी है कुछ? आप नशे में बुरी तरह से धुत हो गए थे। आपको पड़ोस वाले लोग ठेके से उठाकर लाए हैं। इज्जत आपकी नहीं, मेरे पापा भैया की गई है, जिनके सिर आपकी इस हरकत की वजह से झुक गए हैं। आपको पता है सब लोग कितना मजाक बना रहे हैं हम सबका। अजय ये सुनकर थोड़ा सा नरम पड़े। उन्होंने कोमल से कहा, चलो ठीक है, गलती हो गई मुझसे। अब तुम मेरे कपड़े निकाल दो, मैं तैयार हो जाऊं, देर हो रही है। ओके ठीक है, कोमल ने कहा। उसे पता था कि अगर मैंने कुछ और बोला तो खामखा बात आगे बढ़ जाएगी और सबको हंसने का मौका मिल जाएगा। कोमल के भाई की शादी हो जाती है और कोमल को अजय अपने घर लेकर आ जाते हैं। अजय की शराब की लत बढ़ती ही जा रही थी। लाख समझाने पर भी उनकी आदत नहीं छूट रही थी। कुछ समय के बाद कोमल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये भी उसके लिए ताना कसने का एक विषय बन गया। उसका कोई भाई नहीं था, उसने भी बेटी को जन्म दिया। अब उसकी सास और पति अक्सर उसे लड़की होने का ताना देते रहते थे। जब माँ के हमेशा बिटिया ही बिटिया रही, लड़का नहीं हुआ तो इसके कहाँ से होगा? देख लियो, इसके भी बिटिया ही बिटिया रहेगी। अपनी माँ पर गई है ना, ये उसकी सास का कहना था। अजय अपनी बेटी को प्यार तो करते थे, लेकिन जो प्यार एक लड़के के लिए उसके मन में होता वो बेटी के लिए नहीं था। अजय शराब के साथ साथ नशे की गोलियों का भी सेवन करने लगे थे। शराब और नशे की गोलियों ने उनको एकदम गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना दिया था। वो बात बात पर गुस्सा करते। कोमल अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहती। शुक्र ये था कि उसके पापा ने उसका एडमिशन बीए में करवा दिया था, पर पढ़ने का समय उसे मिलता ही नहीं था। घर में छोटा सा बच्चा था, उसकी हजार ज़रूरतें थी। कोमल अपने लिए तो संतोष कर सकती थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए क्या करे? उसने अजय को समझाया कि वो अपनी कंपनी ज्वाइन कर ले। तब अजय ने उसे बताया कि वो किसी कंपनी में काम नहीं करता, वो एक ट्रक ड्राइवर था। कोमल को ये सुनकर बहुत धक्का लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? चुप रहने के अलावा उसके पास चारा ही क्या था? अब तो उसके पास उसकी बेटी भी थी। उसके पास पैसे नहीं होते थे। अपनी सास से मांगती तो वो कहती कि अपने पति से मांग, कहो उससे कि जाकर कमाए। पति से कुछ कहती तो पति गुस्सा करने लगते। शराब के लिए जब उसके पास पैसे नहीं रहते तो वो उधार मांगकर काम चलाते, लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की ज़रूरतों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए, मैं कोई नौकरी कर लूँगी। मैं अपने बच्चे को इस प्रकार तरसते हुए नहीं देख सकती। एक दिन कोमल ने कहा। वो करती भी क्या? उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी बेटी भूख से रो रही थी, पर उसके पास दूध लेने के लिए पैसे नहीं थे। 2 महीने की बच्ची को वो बिस्कुट पानी में डुबोकर खिला रही थी। दिन रात की टेंशन और उचित खान पान न होने के कारण उसको दूध बहुत कम होता था। बच्ची भूखी रह जाती थी। अजय ने उसकी बात पर गौर किया और उसकी बात मान ली। उसके पास पैसे तो नहीं थे, कैसे दुकान खोलते? तब उन्होंने कोमल से उसके कान के झुमके मांगे। कोमल ने अपनी सास से पूछा तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। अरे अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जेवर गहना बेच बेच कर घर चलेगा। चाट पकौड़ी खाने को चाहिए रोज, तो जेवर तो बिकेंगे ही। एक हम लोग थे कि 2-2 दिन एक कोरी रोटी के लिए तरस जाते थे, और एक ये महारानी है कि सिंगार पिटार और जीभ के स्वाद से फुर्सत नहीं मिलती। नहीं अम्मा, हमको कुछ नहीं चाहिए। प्राची के पापा दुकान खोलना चाहते हैं, इसलिए वो मांग रहे हैं। कोमल ने रूंधी हुई आवाज में कहा। बबुआ मांग रहा है तब तो जरूर वो शराब पीने के लिए मांग रहा है। देना मत उसको, नहीं तो पछताओगी। वो गहने बेचकर शराब पी लेगा, दुकान उकान कुछ नहीं खोलेगा, देख लेना। लेकिन कोमल की कहाँ चलने वाली थी। अजय ने उसकी अलमारी की चाबी जबरदस्ती मांग ली और उसके झुमके निकाल लिए और उनको बेचकर कुछ शराब पी, कुछ उधार चुकाया और जो बचा उसकी पान की छोटी सी दुकान खोल ली। कोमल को कुछ सांत्वना मिली कि चलिए ठीक है, उन्होंने कुछ करने की सोची है, अब वो शराब के ठेके पर तो नहीं रुकेंगी। कोमल को लगता है कि शायद अब मेरे पति को जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है, पर ऐसा नहीं था। अजय रोज दुकान पर जाते तो जरूर, लेकिन वहाँ बैठकर भी अपनी मित्र मंडली के साथ ताश खेलते या तो शराब पीते। दुकान पान मसाले उनके दोस्तों और अजय के पेट में जाने लगी। बिक्री जो भी होती उससे शराब मंगाई जाती और कबाब के साथ उसका मज़ा लिया जाता। एक ब्राह्मण घर के होते हुए भी
अजय मांसाहारी भोजन से परहेज नहीं करते थे। शुक्र इस बात का था कि वो मांसाहार अपने दोस्तों के साथ बाहर ही करते थे, घर में कभी नहीं लाते थे। कोमल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी चुप रहने के सिवा। धीरे धीरे दुकान में नफ़े की जगह नुकसान होने लगा। लोग उधार लेते जाते और बदले में शराब की बोतल पकड़ा देते। नतीजा ये हुआ कि दुकान सिर्फ नाम की रह गई। वो शराब पीने का अड्डा बन गया। कोमल के दिन और रात रोते हुए बीत रहे थे। एक दिन कोमल की नन्ही सी बेटी भूख के मारे रो रही थी। कोमल ने अपनी सास से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे दे दिए और उन्होंने कहा कि वो अपने जेवर हमारे पास रख दो, नहीं तो अजय वो भी बेच देगा। कोमल के पास वो जेवर ही एकमात्र सहारा रह गया था। उसका बीए का फाइनल वर्ष था और वो चाहती थी कि बीए के बाद वो बीटीसी या बीएड करके नौकरी कर ले, जिससे वो अपने बच्चे का भविष्य बना सके। उसने अपनी सास को जेवर देने से मना कर दिया। कोमल की सास गुस्से से आग बबूला हो गई और उसको भला बुरा कहने लगी और शाम को जब अजय घर आई तो उनसे कोमल की शिकायत कर दी। झूठी सच्ची बातों में नमक मिर्च लगाना वो खूब जानती थी। अजय ने आओ देखा ना ताओ कोमल को मारना पीटना शुरू कर दिया। कोमल चीखती रही, रोती रही, पर शराब के नशे में अजय को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो अपने आप को कहीं की महारानी समझती है ना, जो मेरी अम्मा से जुबान चलाती है। भगवान ने अच्छी सूरत और थोड़ी सी बुद्धि क्या दे दी, तू तो हवा में उड़ने लगी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुझ जैसी औरतों को कैसे काबू में रखा जाता है ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुझे अपनी सूरत और पढ़ाई पर घमंड है ना, मैं तेरे चेहरे को ऐसा बना दूंगा तू किसी को दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। नैनीताल में अपनी भोली सूरत से सबको अपना बना रखा था ना, अब देखता हूँ कि तेरी सहेली काजल और वो तेरा यार आकाश यहाँ कैसे आते हैं बचाने। वहाँ तो बहुत हिमायती बन रहे थे ना, देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ अभी। अजय ने नाखूनों से कोमल का चेहरा खरोच दिया। कोमल चिल्ला उठी। उसकी बेटी भी उसकी आवाज़ सुनकर जाग गई थी और दोनों माँ बेटी आज रोने लगी। कोमल को आज अजय के रूप में कोई हैवान नजर आ रहा था। उसे कहीं से भी वो अजय नजर नहीं आ रहा था जो अपने छोटे छोटे ख्वाब उसे बता रहा था। क्या शराब किसी इंसान को इतना बदल देती है? कोमल को उस बात का गहरा सदमा पहुंचा कि काजल और उसके पति आकाश की इंसानियत को अजय ने कितना गंदा रूप दे दिया है। कोमल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजय को इस रूप में देखकर उसकी आंखें शून्य में कुछ खोज रही थी। शायद इस नरक से निकलने का कोई रास्ता वो अब नहीं जीना चाहती थी। सबके सो जाने के बाद उसने खुद को मारने की कोशिश की। वह अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने ही जा रही थी कि तभी उसकी बेटी प्राची रोने लगी। प्राची को चुप कराने के लिए कोमल उसके पास गई। उसको चुप कराते कराते उसकी आत्मा से एक आवाज़ आई कि आज तो तू इस बच्ची को चुप करा दे रही है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद तू कैसे देख पाएगी अपनी बेटी का रोना, बिलखना, भूख से तड़फना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना। कोमल ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को इस नरक में अकेला नहीं छोड़ेगी। वो संघर्ष करेगी और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हर प्रयास करेगी। ये निश्चित कर वो सो गई। सुबह जब वो जगी तो अजय उसकी मार्कशीट लेकर अपने घर वालों से कुछ सलाह कर रहे थे। कोमल उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग उसकी मार्कशीट को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कोमल उनकी पूरी बात सुनने के लिए अपने आप को छुपा लेती है। अम्मा, ये जेवर नहीं दे रही है ना, हम लोग इसकी मार्कशीट छुपा कर रख लेते हैं। इसे अपनी मार्कशीट चाहिए होगी तो जेवर तुरंत दे देगी। देखना मेरा प्लान कैसे कामयाब होता है। लेकिन एक बात याद रखना, आधा जेवर मेरा, आधा तुम्हारा। मैं इसकी मार्कशीट को ले आया हूँ। इनको अपनी अलमारी में छुपा दो। अगर वो पूछेगी तो हम लोग उससे पहले जेवर देने के लिए कहेंगे। मजबूर होकर वो जेवर दे ही देगी। अजय अपनी माँ से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। नहीं, ये गलत बात है। कितनी मुश्किल से उसके पापा उसको पढ़ा रहे हैं। हम उसकी मार्कशीट रख लेंगे तो वो कैसे कुछ कर पाएगी। तू तो कुछ करता धरता नहीं, केवल शराब पीकर धूत रहता है। एक बेटी का बाप बन गया है तब भी अपनी कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुझे, और ऊपर से उस बेचारी का एकमात्र सहारा, उसका जेवर भी छीन लेना चाहते हो तुम सा नालायक बेटा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना तो दूर अपनी पत्नी का सहारा भी छीन लेना चाहता है। लानत है तुम पर। अजय के पिताजी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की। पिताजी, आप हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए। आपकी उम्र हो गई है,
अब आप बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करें, वही आपको शोभा देता है। घर के मामले में ज़्यादा ना पड़े, हम सब संभाल लेंगे। अजय अपने पिता से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ सही कह रहा बबुआ, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, बैठे बैठे भक्ति किया करते हैं, बस बहुरिया के पक्ष में ही रहेंगे हमेशा। हम लोग तो जैसे इनके लिए मर ही गए हैं। तुम बीच में दखलंदाजी ना करो, चुपचाप शांति से घर में बैठे रहो, तभी ठीक है। कोमल की सास अपने पति को डांटते हुए बोली। अब कोमल से रहा ना गया, वो उनके पास आ गई और उनसे अपनी मार्कशीट मांगने लगी। मेरी मार्कशीट से आपकी क्या दुश्मनी है? आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आप सबका? घर का सारा काम करती हूँ, आपकी मार खाती हूँ, गाली सुनती हूँ। अब भी अगर आप सबका मन नहीं भरा हो तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं भी कमाकर खा लूँगी, भीख मांग लूँगी, मगर आपसे कुछ नहीं मांगने आऊँगी। प्लीज़ मुझे मेरी मार्कशीट दे दीजिए। कोमल उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है, तुम्हारी मार्कशीट हम दे देंगे, तुम अम्मा को अपने जेवर लाकर दे दो, हम तुम्हें मार्कशीट दे देंगे। एक हाथ दो, एक हाथ लो। अजय कमीनगी से मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप कैसे बाप है? आपको अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं, ना इसके किसी भी खर्चे से मतलब है और ना ही इसके भविष्य से। कुछ तो सोचिए, जेवर अपनी बेटी के ही काम आएंगे। मेरी नौकरी के लिए मैंने उन्हें रखे हैं कि उन्हें गिरवी रखकर मैं बीटीसी या बीएड कर लूँगी। तरस खाइए मुझ पर आप। कोमल रोते रोते बोली, एक तो बेटी पैदा कर दी और ऊपर से नौकरी करेगी। शक्ल देखिए अपने आईने में, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, अपने आप को कलेक्टर समझती है। तू ऐसे नहीं मानेगी। अम्मा माचिस लेकर आना, मैं अब ये सारी मार्कशीट जला देता हूँ। ना रहेगी मार्कशीट, ना रहेगी नौकरी। अजय ने आज हद कर दी। नहीं नहीं, आप मेरी मार्कशीट मत जलाइए, मैं आपको जेवर लाकर देती हूँ। कोमल मजबूर हो गई। उसका हृदय हाहाकार कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल ने जेवर लाकर दे दिए, लेकिन अपने मायके के जेवर नहीं दिए। वो उन्हें अपनी बेटी के लिए रखना चाहती थी। अपने मायके के जेवर अपने मायके लेकर जाएगी क्या? दे उनको भी। अजय चिल्लाते हुए बोला, नहीं, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं, उनको मैं नहीं दूंगी। वो आप लोगों ने नहीं बनवाए, मैं उसको प्राची के भविष्य के लिए रखूंगी। कोमल ने प्राची के लिए अपने अंदर हिम्मत करके कहा, अच्छा तो उसे इसके लिए रखा है, ठीक है, देखता हूँ मैं इसे भी। अजय ने तभी कुछ ऐसा किया कि कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। अजय प्राची का एक पैर पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। नन्ही सी बच्ची रोने लगती है, लेकिन अजय को उस पर दया नहीं आती। देख रही है ना अपनी बेटी को, अगर अब भी तूने जेवर नहीं दिए तो इसको मैं ऐसे ही लटकाए रखूंगा, चाहे रोए या चिल्लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुझे अपनी बेटी चाहिए तो पूरे जेवर लेकर जल्दी आ। अजय प्राची को उल्टा लटकाए हुए उसको झूले की तरह झुलाते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए, प्राची आपकी भी तो बेटी है। क्या इसके रोने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए वो कितना रो रही है, उसकी आंखों पर गलत असर पड़ेगा। उसको मुझे दे दीजिए, उसको भूख लग रही होगी। आप उसके बदले मुझे जितना मारना पीटना चाहते हैं मार लीजिए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कोमल उसके पैरों में गिरकर प्राची को मांगने लगती है, लेकिन अजय पर कोई असर नहीं पड़ता। कोमल को अब गुस्सा आ जाता है। वो चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बुला लेती है। सारे मोहल्ले वाले उसके घर में आ जाते हैं और अजय को बहुत बुरा भला कहते हैं। बड़े बूढ़े अजय को बिठाकर समझाने का प्रयास करते हैं। अजय मोहल्ले वालों की बात मान लेता है और प्राची को कोमल को दे देता है। कोमल प्राची को अपनी गोद में चिपका लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति कोमल के पापा को जानते थे। उन्होंने जब अजय का व्यवहार देखा तो कोमल के पापा को इस बात की जानकारी दे दी। दूसरे ही दिन कोमल के पापा बिना किसी सूचना के कोमल के ससुराल आ गए। कोमल को पापा के आने की कोई जानकारी नहीं थी, वरना वो अपने आप को थोड़ा सा सुधार लेती। वो रोज की तरह ही फटी हुई साड़ी पहने हुए घर के कामों में व्यस्त थी। ना कोई मेकअप, ना कोई गहना। वो किसी नौकरानी से भी बदतर लग रही थी। प्राची बिस्तर में पड़े पड़े रो रही थी और उसकी छोटी ननंद उसको चुप कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो भूख के मारे रो रही थी और कोमल के पास ढेर सारे काम थे। तभी कोमल के पापा ने घर के अंदर प्रवेश किया। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि बिना बताए कैसे आ गए। सबका शक कोमल की तरफ ही गया कि इसी ने फ़ोन करके अपने पापा को बुलाया होगा, जबकि ऐसा नहीं था। कोमल ने हमेशा सब कुछ छुपाने की कोशिश की थी। अजय रोज की तरह घर पर नहीं थे।
उनको संदेशा भिजवाया गया तो वो घबरा गए। वो रोज की ही तरह शराब पी रहे थे। वो शराब पीना छोड़कर जल्दी से बाजार गए। वहाँ से मिठाई और नाश्ते का सारा सामान लेकर आए। उनको डर लग रहा था कि कोमल ने कहीं कल की घटना के बारे में अपने पापा को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। साथ ही साथ कोमल पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसी ने अपने पापा को बुलाया होगा। चाहे अजय कितना भी गलत हो, लेकिन वो कोमल के बिना नहीं रह पाता था। उसमें भी उसका स्वार्थ ही था। वो कोमल से नहीं, कोमल के शरीर से प्यार करता था। कोमल के पापा ने नाश्ता पानी किया और गांव में अपने उन परिचित के घर निकल गए जिन्होंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। वो अपनी बेटी कोमल की हालत देखकर सब समझ गए थे और अब उसे अपने साथ किसी बहाने से ले जाना चाहते थे। शाम को कोमल के पापा सभी लोगों के साथ बैठे और कोमल की विदाई करने की बात कही। यह सुनकर अजय का मुंह बन गया। वो वहाँ से उठकर चला गया। अजय बिल्कुल नहीं चाहता कि कोमल यहाँ से जाए। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान है। अपने सुख आराम के लिए कोमल को अपने पास भी रखना चाहता है, लेकिन कोमल उसके लिए मात्र एक खिलौने की तरह ही होती है जिसे वो सिर्फ खेलने के लिए रखना चाहता है। वो सिर्फ उसकी इच्छा पूर्ति का साधन मात्र है और कोमल की सास के लिए सिर्फ घर का काम काज करने वाली नौकरानी, जो कि बिना किसी तनख्वाह की उस घर में रहती है। उसकी खुद की भी कोई इच्छा है, कोई सपना है। इस बात से ना तो उसके पति को कोई मतलब पड़ता है और ना ही उसकी सास को। स्त्री, तू शौर्य है, तू शक्ति है, तू ही इश्क की भक्ति है, तू जननी है नर नारी की, तुझमें बसती है दुनिया सारी। ये पंक्तियाँ उसके लिए व्यर्थ ही थी। वो जानती ही नहीं थी कि इन शब्दों का क्या प्रयोग है उसके जीवन में। उसने तो अपने जीवन में इन्हीं शब्दों को पहचाना था। स्त्री तो नौकरानी है, एक देह है, एक बेजबान वस्तु की तरह, रोबोट की तरह चलती हुई। मुंह में उसके जबान नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। कोमल के पापा ने किसी की बात नहीं सुनी और कोमल को अपने साथ लेकर चले गए। और कोमल का एग्ज़ाम भी आने वाला था। प्राची को कोमल ने अपनी मम्मी के हाथों सौंप दिया और वो एग्ज़ाम देने पापा के साथ चली गई। अजय बार बार कोमल को बुलाने के लिए फ़ोन करते, लेकिन कोमल के पापा ने साफ कह दिया था कि जब तक तुम कोई काम धंधा शुरू नहीं करोगे और शराब पीना नहीं छोड़ोगे, तब तक कोमल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कोमल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। अब वो अपनी बेटी प्राची के पालन पोषण में लगी रहती थी। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी। इसी तरह 1 साल का समय बीत गया। एक दिन कोमल बैठकर पढ़ रही थी, तभी अजय आ गए। अचानक उन्हें देखकर कोमल हैरान रह गई। पापा के मना करने पर भी वो यहाँ आए थे। कोमल ने उनको गौर से देखा। वो बदले हुए से लग रहे थे। बड़ी हुई शेव, दुबला पतला शरीर, जैसे टाइम से खाना नहीं मिलता उन्हें। वो बहुत ही शर्मिंदा लग रहे थे। आते ही उन्होंने अपनी बेटी प्राची को गोद में उठा लिया और रोने लगे। प्राची उनकी गोद से उतरने के लिए जिद करने लगी, क्योंकि उसने कभी अजय को पिता के रूप में देखा ही नहीं था। अजय कोमल के पास आकर बैठ गए और उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगे, कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, क्योंकि मैं माफ़ी के लायक ही नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, पर कोमल, मैं दिल का बिल्कुल बुरा नहीं हूँ। मुझे मेरे दोस्तों की संगत ने बिगाड़ दिया था। घर में भी कोई मुझे समझाने वाला नहीं था। पढ़ाई लिखाई की तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वही मारपीट लड़ाई झगड़ाई मैं बचपन से देखता आया हूँ। कभी किसी ने मुझे नहीं समझाया कि क्या सही और क्या गलत। कभी किसी ने मुझे मेरी गलतियों के लिए नहीं टोका। कभी नहीं कहा कि अजय तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सब ने मुझे बढ़ावा दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे मत रोइए आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप चुप हो जाइए। कोमल अजय को रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। नहीं कोमल, आज मुझे कहने दो सब कुछ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। यकीन मानो कोमल, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक पल भी सुकून से नहीं रहा। ऐसी कोई रात नहीं जब मैं तुम्हें याद करके सोया ना हूँ। जिस बेटी को मैंने कभी गोद में नहीं उठाया, उसकी भोली मासूम सूरत मेरी आंखों के सामने नाचती रहती थी और मुझे शिकायत करती कि पापा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते? क्या मैं आपका अंश नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपने शराब के लिए अपनी बेटी को भुला दिया। क्या शराब आपको इतनी प्यारी है? सच कहूँ कोमल, जब मैं शराब पीने ठेके पर जाता था तो मुझे शराब की बोतल में तुम्हारा और प्राची का चेहरा दिखाई देता था। मैं शराब नहीं पी पाता था। मुझे बहुत परेशानी होती थी। शराब छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैंने ठान लिया कि मुझे शराब छोड़नी ही है, क्योंकि अगर मैं शराब नहीं छोड़ूंगा तो मेरी कोमल
और मेरी बेटी प्राची मुझे नहीं मिल पाएगी। मैं नशा मुक्ति केंद्र गया, वहाँ बड़ी मुश्किल से मेरी शराब छूट सकी। और जानती हो मुझे नशा मुक्ति केंद्र कौन ले गया था? कौन ले गया था? कोमल के मन में सवाल उठा। तुम्हारे पापा। उन्होंने ही मेरी शराब छुड़ाने में मेरी पूरी मदद की, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे समझाया, जिंदगी और परिवार के मायने समझाए। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज अगर शराब मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है तो सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से। कोमल, मुझे माफ़ कर दो। अब इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। मैं तुम्हारे और प्राची के बिना नहीं रह सकता। चलो अपने घर चलो। मैंने एक दुकान खोल ली है, प्राची किराना स्टोर के नाम से। अजय इतना कहकर रो पड़े। कोमल ने उनकी आंखों में झांक कर देखा तो उनकी आंखों में सच्चाई थी। कोमल ने फैसला कर लिया अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने का, अपनी गृहस्थी बचाने का, अपने परिवार को बिखरने से बचाने का। कोमल अजय के साथ अपने घर वापस आ गई। उसके पापा ने उसकी पढ़ाई पूरी करवा दी और आज कोमल अपने बच्चे और पति के साथ सुकून की ज़िंदगी बिता रही है। अंत भला तो सब भला। उसके आंसुओं का जाम खाली हो चुका था और अब उसमें भरा हुआ था खुशियों से भरा हुआ अमृत रस। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।